आदाब नाज़रीन, मैं साइमा खान आपके पसंदीदा शो रंग तरंग में आपका इस्तकबाल करती हूँ। कल खो दिया आज के लिए, आज खो दिया कल के लिए, कभी जी न सके आज आज के लिए, गुजर रही है ज़िंदगी कल आज और कल के लिए। ये मिसरे हमें ज़िंदगी जीने का सलीका सिखा रहे हैं। ये बता रहे हैं कि किस तरह से हम कल की फ़िक्र में आज मिली खुशियों को हासिल नहीं करते और उन्हें खो देते हैं। हमें ज़िंदगी में खुशी तभी हासिल होगी जब हम आज में जीना सीखेंगे। कल की फ़िक्र छोड़ दें और आज मिली खुशियों को हासिल कर लें। तो चलिए आज अपने फ़न और सकाफ़त से भरपूर इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। दो मुल्कों के दरमियान खिंची सरहदें बेशक इंसानों के आने जाने पर पाबंदी लगाती हों, लेकिन ये सरहदें तहज़ीब और सकाफ़त को रोक नहीं सकती। यहाँ हम बात कर रहे हैं भारत और बांग्लादेश की। ये दोनों ही मुल्क मुश्तरका विरासत, सकाफ़त, तारीख़ और लासानी ताल्लुकात से लेकर मौसीकी के रंग और आज़ादी की जद्दोजहद में भी एक ही जज्बा रखते हैं। और इन दोनों की सकाफ़त, खूबसूरत सकाफ़त का मिलन एक ही छत के नीचे हमें उस वक्त देखने को मिला जब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 2 दिन के बांग्लादेश दौरे पर पहुँचे। वहाँ पहुँचने पर उनका शानदार इस्तकबाल हुआ। उनके इस दौरे से न सिर्फ इन रिश्तों में गर्मजोशी पैदा हुई, बल्कि मुस्तक़बिल की भी नई राहें रोशन हुई हैं। वहाँ पहुँचकर उन्होंने कई सकाफ़ती प्रोग्रामों में शिरकत की। आइए आपको दिखाते हैं। शांति प्रिय शांत ছেলে তবু শত্রু এলে অস্ত্র হাতে ধরতে জানি তোমার ভয় নেই মায়া আমরা প্রতিবাদ করতে জানি। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बांग्लादेश की आज़ादी की गोल्डन जुबली तकरीबात और इसके बानी शेख मुजीबुर रहमान की 100 साला यौम पैदाइश की तकरीब में शामिल होने के लिए ढाका पहुँचे। इस मौके पर दोनों मुल्कों ने तारीख़ी और बरादराना ताल्लुकात की नज़र कई तकरीबात का एहतमाम किया। दोनों मुल्कों के रिश्तों को और मजबूत करते नजर आए ये सकाफती प्रोग्राम, जिसका आगाज ही हिंदुस्तान के मशहूर क्लासिकल गुलकार पंडित अजय चक्रवर्ती ने किया। पंडित अजय चक्रवर्ती ने एक खास राग पेश करके उसे बंग बंधु को नजर किया। शुभ दिन है अर्धशतक मुक्ति का वंग बंधु मित्रता, अर्धशतक मुक्ति का वंग बंधु मित्रता, शुभ मंगल शंख बाज शतवार्षिकी ये महान, शुभ मंगल शंख बाज शतवार्षिकी ये महान, शुभ दिन है गाओ गान, शुभ दिन है गाओ गान, शुभ दिन है गाओ गान। मौसीकी की दुनिया में चमकता सितारा और लेजेंड AR रहमान ने जब अपनी पेशकश दी तो सुनने वाले भी मशहूर हो गए। पल में बना नहीं हम सबका ये देश, किसी ने तो पहले देखा स्वाधीन बांग्लादेश, अमर सोनर बंगला है लाल हरा ये बंगला, बोलो जय बंगा
इसके अलावा रक्सो, मौसीकी और थिएटर से जुड़ी कई तरह की रंगारंग पेशकश ने सामाईन को झूमने पर मजबूर कर दिया। লাল সূর্যের পতাকা, ওই পতাকায় লেখা আছে লক্ষ লক্ষ প্রাণের আত্মাহুতির কথা, লক্ষ নারীর সম্ভ্রম আর কোটি মানুষের উদ্বাস্তু জীবনের কথা। হে আমার উত্তরাধিকার, ওই পতাকা তোমার প্রকৃত পরিচয়। তুমি আমার পূর্বপুরুষ, হে জনক। সমুন্নত সে পতাকা বাংলার আকাশে, বাংলার বাতাসের দোলায় অবারিত ওড়ে। ওই ওড়ে বাংলার পতাকা, কাল থেকে মহাকালে সে পতাকা উড়বে। তোমাকে দেওয়া আমার এ অঙ্গীকার পিতা, নিরন্তর প্রবাহিত হবে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে। थिरकते कदमों ने जब स्टेज से दोस्ती, भाईचारा और एक दूसरे का साथ देने का पैगाम दिया तो जैसे दोनों मुल्कों के रिश्तों में मिठास और बढ़ गई। रंग तरंग डीडी उर्दू। এবারে সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা। भारत की ख़वातीन आज के इस जदीद दौर में आईटी से लेकर मेडिकल तक और बिज़नेस से लेकर सिनेमा तक मरकज़ी धारे में मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मजबूती से खड़ी हैं और अदबी शोबे में भी ये ख़वातीन कहीं पीछे नहीं हैं। साहित्य अकेडमी ने हाल ही में साल 2020 के अवार्ड्स का ऐलान किया और साहित्य अकेडमी ने अपने 67 साल की तारीख़ में पहली बार किसी ख़वातीन शायरा को उनके शेरी मजमूए के लिए एज़ाज़ से नवाजा है। जी हाँ, बिहार के मुजफ्फरपुर से ताल्लुक़ रखने वाली अनामिका को उनकी तख्लीक टोकरी में दिगंत के लिए नवाजा गया है। अनामिका अपनी कविताओं में औरत के अंदर छुपे दर्द को उभारती रही हैं। अवार्ड की खुशी का इजहार उन्होंने किस तरह से किया है, आइए आपको दिखाते हैं। अभी हाल ही में मुल्क की मशहूर हिंदी मुसन्निफ़ा और शायरा अनामिका को साल 2020 के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया। ये एजाज़ उन्हें उनके 2014 में शाया हुए शेरी मजमुए टोकरी में दिगंत के लिए दिया गया है। हिंदी में शेरी मजमुए के लिए अवार्ड हासिल करने वाली अनामिका मुल्क की पहली खातून शायरा हैं। बुनियादी तौर से मुजफ्फरपुर बिहार की रहने वाली अनामिका जदीद दौर में हिंदी ज़बान की मशहूर कहानीकार और नॉवेल निगार हैं। आज के दौर की कुछ मारूफ शायराओं में उनका शुमार होता है।
दिल्ली यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी की प्रोफेसर होने के बावजूद उन्होंने हिंदी जबान के लिए बहुत काम किया है। उनकी तख्लीक टोकरी में दिगंत, बौद्ध मजहब की रिवायतों और तर्ज जिंदगी की कहानियों में ख़वातीन के शऊर का खास जिक्र किया गया है। अनामिका ने अपनी इस तख्लीक के जरिए आम ख़वातीन और बौद्ध मजहब से जुड़ी ख़वातीन का बौद्ध के तईं उनका झुकाव और लगन का जिक्र किया है। कविता में पदार्थमयता का जो आयाम है या चेतना का जो आयाम है या अनंत का जो आयाम है, वो इसी अंतरिक्ष में चक्कर काट रहा है और एक अदृश्य पाठ है जो हम सब मिलकर रच रहे हैं। कबीर से शब्द उधार लेकर कहूँ तो, धरती सब कागद की ओर, लेखनी सब बनराई। हम एक ही कलम पकड़े बैठे हैं, हमारी धरती का कागज एक ही है। हम सब मिलकर जो पाठ तैयार कर रहे हैं वो बार बार रचा जाना है। टोकरी में दिगंत थेरी गाथा तख्लीक को मिले अवार्ड की खुशी में 25 मार्च को दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में एक शानदार तकरीब का एहतमाम हुआ, जिसमें हिंदी अदब से जुड़ी नामवर हस्तियों ने शिरकत की। बहुत समय से मैं अनामिका जी को पढ़ रही हूँ और जो बात मुझे सबसे अच्छी लगती है उनकी, वो ये है कि वो एक आत्मीय संबंध बनाती हुई कविता रचती हैं। उनकी कविता जैसे आपसे, पाठक से, श्रोता से एक संबंध बनाती चलती है। वो कहानी जैसी कहती हैं। उनकी कोई भी कविता एक कहानी की तरह होती है जिसमें जीवन भी है, दुख भी है, और जैसा कि उन्होंने अभी खुद कहा कि दू और सू, अगर ये प्रत्यय और उपसर्ग हटा दिया जाए तो ख बचता है, यानी कि आसमान। रंग तरंग, डीडी उर्दू। भारत में क्लासिकल रक्स की जड़ें कदीमी रिवायतों से जुड़ी हुई हैं और जब जब ये क्लासिकल रक्स पेश किए जाते हैं तो इनको देखने वाले भी उसी दौर में पहुंच जाते हैं। वक्त के साथ साथ इन क्लासिकल रक्स में कुछ तब्दीलियां ज़रूर हुई हैं जो मौजूदा माहौल की अक्कासी करती हैं। ऐसा ही एक खूबसूरत प्रोग्राम हाल ही में पेश किया गया। संरचना प्राचीनतम से नवीनतम तक के उन्वान से मुनक़िद हुए इस प्रोग्राम का लोगों ने खूब लुत्फ़ उठाया। आइए आपको दिखाते हैं। रक्ष रक्ष महादेव, रक्ष 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 महादेव, रक्ष रक्ष महादेव, रक्ष रक्ष महादेव, रक्ष रक्ष महादेव। भारत में मंदिर हमारी सकाफत का ख़ास हिस्सा रहे हैं और इन्हीं मंदिरों के साथ जुड़े हैं हमारे क्लासिकल रक्स, जो वक्त के साथ साथ अलग अलग जगहों में मशहूर होते चले गए। इन्हीं क्लासिकल रक्स को स्टेज पर नए अंदाज में पेश किया गया। प्रोग्राम का उन्वान रहा संरचना। संरचना प्राचीनतम से नवीनतम में इन मुख्तलिफ रक्स को बेहद खूबसूरत अंदाज में पेश किया गया, जिसने देखने वालों को मसहूर कर दिया। पहली पेशकश भगवान शिव को नज़्र प्रार्थना थी, जिसमें भगवान शिव के रूप को खूबसूरती से पेश किया गया और उनके पुरसुकून अंदाज को याद दिलाया। गुरु गीता चंद्रन के तलबा देविका राजारमन, गुरु सरोज वैद्यनाथन के तलबा आकांक्षा राणा और अंकिता कौशिक के जरिए मिलकर दी गई ये पेशकश हमें उसी दौर में ले जाती है। पद्मश्री माधवी मुदगुल की तलबा
शालिका राय शोभा भिष्ट और दीपिका भिष्ट ने राग मलिका पल्लवी पेश किया। जिस तरह से जब एक फूल अपनी असली शक्ल इख्तियार करता है, उसकी खुशबू उसकी कहानी बयान करती है, उसी तरह कथक की पेशकश ने सभी को अपने साथ बांध लिया। करे जब पाँव खुद निर्तन, समझ लेना कि होली है। हिलोरे ले रहा हो मन, समझ लेना कि होली है। किसी को याद करते ही अगर बजते सुनाई दे कहीं घुंघरू कहीं कंगन, समझ लेना कि होली है। जैसे होली के मौके पर सभी रंगों की अपनी अलग अलग बहार होती है, उसी तरह रक्स की दुनिया को रंगमंच पर पेश किया गया। इन पेशकश ने जहां कीमती सकाफतों को इकट्ठा करके स्टेज पर पेश किया, तो वहीं नई तर्ज के साथ कुछ नए रंगों से भी हमें रूबरू कराया। रंग तरंग, डीडी उर्दू। रंग तरंग में हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से भी कराते हैं जिन्होंने फ़न के शोबे में बहुत नाम कमाया है और इसी वजह से आज वो भारत का नाम दुनिया भर में रोशन करते नज़र आ रहे हैं। एक ऐसा ही नाम है उड़ीसी रक्कासा प्राची होता का। प्राची होता ने कम उम्री में ही अपने फ़न के तई खुद को वफ़ कर लिया और आज उनकी ये मेहनत रंग लाई है। और अपने इस सफ़र की कहानी प्राची होता हमें खुद बता रही हैं। आइए सुनते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसी कलाकार हैं जिन्होंने मात्र 3 वर्ष की आयु में अपनी शिक्षा प्रारंभ कर दी थी। जी हाँ, और शुरुआत कर दी थी नृत्य से अपने कभी ना ख़त्म होने वाले सफ़र की। लेकिन आज 21 वर्षों के बाद भी इनका वो सफ़र जारी है। नृत्य के साथ साथ नृत्य के विभिन्न पहलुओं के साथ और कला के विभिन्न आयामों से ये लगातार जुड़ी हुई हैं। आज हमारे साथ है मशहूर ओडिसी नृत्यांगना प्राची होता। प्राची, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष सेगमेंट में। जिस तरह से मैंने कहा कि मात्र 3 वर्ष की उम्र में आपने अपनी नृत्य की शिक्षा प्रारंभ कर दी थी। बहुत छोटी आयु है ये। किस तरह से इतनी छोटी आयु में आपका रुझान हो गया नृत्य और संगीत की तरफ? मेरा ये मानना है कि मेरा ये बहुत बड़ा सौभाग्य रहा कि ओडिसी ने मुझे चुना। और ये शायद हर कलाकार की कहानी रहती है कि हम अपने कला को नहीं चुनते, हमारी कला हमें चुनती है। हुआ कुछ यूँ कि मेरे माता पिता चाहते थे शायद कि मैं पढ़ाई के अलावा भी कुछ करूं। तो उन्होंने मुझे तरह तरह की एक्टिविटी क्लासेस में बैठने का मौका दिया, देखने का मौका दिया और फिर मुझसे पूछा गया कि मैं क्या सीखना चाहती हूँ। तो जब मैंने ओडिसी सीखने की अपनी इच्छा व्यक्त की तो औपचारिक रूप से फिर मेरी शिक्षा शुरू हुई। 3 साल की थी, अब करीब 21 साल हो गए हैं सीखते हुए। तो शुरुआत कोलकाता में हुई गुरु श्रीमती अर्पिता वेंकटेश जी के साथ। मैंने सुना है कि आप सितार भी सीखा है और आप नृत्य और संगीत के साथ साथ आप फिल्म मेकिंग में भी आप अपनी पढ़ाई कर रही हैं। तो एक विभिन्न पहलू हैं, व्यायाम है आपके व्यक्तित्व के। किस तरह से आप और भी बहुत कुछ सीख रहे हैं और सब कुछ अपने अंदर समा लेती हैं? जी, बात ये है कि देखिए हर कला और ये सारी जो कला पद्धतियाँ मैं सीख रही हूँ, ग्रहण कर रही हूँ, वो सब
किसी न किसी हिसाब से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जैसे सितार है, संगीत है, यहाँ तक कि साहित्य भी एक अच्छा डांसर बनने के लिए, शास्त्रीय नृत्य की शिक्षा पूरी करने के लिए साहित्य, संगीत, इन सब का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक फिल्म की बात आती है, ये मेरा मानना है कि डांस है और फिल्म है, ये दोनों ऐसी कलाएं हैं जिसमें एक व्यक्ति का जो शारीरिक जीवन होता है और जो बौद्धिक जीवन होता है, दोनों को समान महत्व दिया जाता है। हमारे भी अपने शारीरिक अनुभव होते हैं, बौद्धिक अनुभव होते हैं, और दोनों एक साथ चलते हैं, एक संतुलन बना रहता है। तो वो समझ क्योंकि डांस और फिल्म दोनों में तैयार करनी पड़ती है, दोनों में वो ज्ञान अपना प्राप्त करना पड़ता है। शायद यही बात है, शायद मनुष्य के इस सत्य में मेरी रुचि है, और शायद इसीलिए वो सब सीखना मैं पसंद करती हूँ। क्या कुछ बदलाव आप अपने क्षेत्र में, अपनी कलाओं की दुनिया में महसूस कर रही हैं? जैसे अंग्रेज़ी में कहते हैं चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। तो अडेप्ट करना, समय के साथ बदलना तो सबके लिए ज़रूरी हो जाता है, और हमारी जो फ्रेटर्निटी है, हम सब के लिए उस बदलाव के साथ अडेप्ट करना बहुत ज़रूरी हो गया। तो हमारी जो डांस फेस्टिवल्स थी, परफॉर्मेंसेस थी, रिसाइटल्स थे, सब ऑनलाइन होने लगे। इससे सबसे बड़ा बदलाव शायद ये आया कि जब हम एक ऑडिटोरियम में परफॉर्म करते हैं, तो एक कलाकार और जो उसके दर्शक होते हैं, हमारे बीच एक संवाद अपने आप जुड़ जाता है, बिल्कुल एक कनेक्ट होता है, बिल्कुल वो बन जाता है, और वो कनेक्ट इमीडिएट होता है। हम कुछ भी करें स्टेज पे, हमें उसका रिएक्शन तुरंत मिल जाता है, जो कि बहुत हद तक उस परफॉर्मेंस को, उस रिसाइटल को बहुत हद तक इन्फ्लुएंस करता है। और पर जब हम ऑनलाइन परफॉर्म करते हैं तो वो संवाद शायद उस गति से नहीं हो पाता। हाँ, ज़रूर जुड़ने के और तरीके हैं, लाइव लोग आ सकते हैं, और उसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं कि जो शायद जिनके पास समय नहीं होता ऑडिटोरियम में आके देखने का, वो बहुत आसानी से ऑनलाइन जुड़ के देख सकते हैं। तो उसका एक फ़ायदा ज़रूर है कि जो शायद इससे पहले जुड़ नहीं पाते थे हमारी इस दुनिया से, वो जुड़ पाते हैं। पर जो एक बातचीत होती है कि मैं अपने दर्शकों से कुछ कहना चाहती हूँ, और उनके बिना कहे वो शायद जो महसूस कर रहे हैं मैं सुन पाती हूँ, और उस हिसाब से मेरी जो परफॉर्मेंस में जो छोटे छोटे बदलाव आ सकते हैं, वो संवाद शायद नहीं हो पाता। आपका पहला अनुभव कैसा रहा जब आपने पहला अपना ऑनलाइन कॉन्सर्ट किया, या आप जुड़ी इंटरनेट के माध्यम से? किस तरह रहा आपका अनुभव? एक बहुत ही अलग अनुभव था। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी उन लोगों का जो ये काम कर रहे हैं अभी भी, जिन्होंने ये काम करते रहे इस महामारी के दौरान, क्योंकि उनके वजह से ये जो हमारा संवाद था, चाहे शायद उस हिसाब से ना हो पाया हो जैसे पहले होता था, पर ये जारी रहा, बंद नहीं हुआ। तो वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन हम कह सकते हैं कि इस कम्युनिटी के क्षेत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो अभी भी इन सब चीज़ों से वंचित है। उनकी आजीविका पर खासा असर पड़ा इस पूरे पैंडमिक में। किस तरह से एक युवा कलाकार होने के नाते क्या ऐसी कोई कोशिश आपकी तरफ से जहाँ पर एक फोरम मिल सके, एक संवाद हो सके, तमाम इस क्षेत्र के लोग एक मंच पर आ सकें और बातचीत कर सकें, अपने मुद्दों को रख सकें, समस्याओं को हल कर सकें? ये कोशिश तो ना सिर्फ मेरी, पर हमारे इस जगत में बहुत लोगों की रही है कि आर्टिस्ट्स को काम मिलता रहे, कलाकारों को काम मिलता रहे, उनका काम कभी भी समाप्त ना हो, बंद ना हो। हाँ, ये ज़रूर है कि समस्याएं बहुत आई हैं, पर लोगों ने कोशिश की है। अभी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो करती हैं, एकेडमिक डिस्कशंस करती हैं, डांस फेस्टिवल्स, अभी भी कई डांस फेस्टिवल्स ऑनलाइन हो रहे हैं क्योंकि ऑडिटोरियम्स पूरी तरह खुले नहीं हैं। ये कोशिश रही है, और बहुत ऐसे हैं
फोरम्स जैसे मैंने एक सेमिनार सीरीज शुरू किया था, तो कभी मौका मिले तो ज़रूर उसको ऑनलाइन करना चाहूँगी, ताकि जो जिन मुद्दों पे बातें शुरू हुई थी उस सेशन में, पहला सेशन लाइव हुआ था, इन पर्सन हुआ था, उम्मीद है कि अगर मौका मिले वो ऑनलाइन हो तो वही मुद्दे फिर ऑनलाइन डिस्कस हो पाएंगी और जो लोग तब नहीं जुड़ पाए थे वो जुड़ पाएंगे हमारे साथ। एक युवा कलाकार होने की हैसियत से आप किस तरह से इसको देखती हैं? आज जो बदलाव किए जा रहे हैं, जो फ्यूजन का दौर है या फिर कुछ नयापन लाने की कोशिश है, उस बारे में आप क्या राय रखती हैं, या आपने कुछ ऐसा कोशिश की है या इस बारे में आप कुछ करना चाहती हैं? एक बहुत सुंदर बात याद आती है जो किसी कलाकार ने कही थी बहुत साल पहले। उन्होंने कहा था कि अ ट्रेडिशन इज़ लाइक अ रूम विथ फ्लेक्सिबल वॉल्स। उनका मानना ये था कि हमारे जितने भी ट्रेडिशंस हैं उनमें बदलाव होगा, उनमें उन सब में उन पद्धतियों में ये काबिलियत है कि वो समय के साथ बदलें, पर जो उस बदलाव को ला रहे हैं वो या तो उस कमरे के बाहर रह के बाहर से उस कमरे को बड़ा करने की कोशिश कर सकते हैं दीवारों को खींच के, या कुछ लोग उस कमरे के अंदर रह के अपने तरीके से अंदर से उस दीवार को बड़ा करने की कोशिश कर सकते हैं। अब मैं उन व्यक्तियों में से हूँ जो उस कमरे के अंदर रह के उसको बड़ा करने की कोशिश करूँगी। मेरा ये मानना है कि शुद्धता, उस पद्धति की शुद्धता बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए हमारी जो शास्त्रीय नृत्य हैं वो इस दुनिया के सबसे पुरानी नृत्य पद्धतियों में से हैं, और हमारा जो शास्त्रीय साहित्य है, क्लासिकल लिटरेचर जो है हमारा, उसमें शायद वो सब कुछ है जो इस पद्धति को आगे बढ़ाने के और समय के साथ बदलने के लिए जिन बातों की, जिन चीज़ों की ज़रूरत है, वो हमारे शास्त्रीय नृत्य, संगीत, साहित्य, इन सब में वो काबिलियत पहले से है। मेरा ये मानना है कि शास्त्रीय साहित्य, संगीत और नृत्य जब तक जुड़ के एक साथ बढ़ेंगे अपनी शुद्धता को कायम रख के, तब तक कभी कोई समस्या नहीं आएगी। हमारे पास कभी ना कमी होगी प्रेरणा की, ना काम की कभी कमी होगी, और ये समय के साथ जो बहुत लोग कहते हैं कि शायद वो रेलेवेंट ना रहे, मेरा ये मानना है कि शुद्धता को कायम रख के भी हमारी ये जो पद्धतियां हैं वो रेलेवेंट रह सकती हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि सिर्फ नृत्य ही नहीं और भी कई विधाएं हैं जिसमें माहिर हैं प्राची। प्राची, आप लिखती भी हैं, और जो फिल्म मेकिंग की तरफ आपका रुझान हुआ, कहानियों को कैमरे में कैद करने की आप में रुचि आई, वो किस तरह से है? किस तरह की फिल्में बनाने, कहानी कहने में आपकी रुचि है, और उस दिशा में किस तरह से आप आगे बढ़ रही हैं? सोशल इश्यूज़ और कल्चरल इश्यूज़ के ऊपर फिल्में बनाना बहुत पसंद है मुझे। हाल ही में ये भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आदि गुरु श्री पंकज चरण दास जी, जो ओडिसी के पहले गुरु हैं, ओडिसी का जो बेसिक ग्रामर होता है, जो ढांचा है ओडिसी का, वो उन्होंने तय किया है। तो उनके बारे में एक बहुत ही छोटी डॉक्यूमेंट्री बनाने का मौका मिला मुझे। अभी फिल्म स्कूल में एक फिल्म बनाने का मौका मिला, तो रेसिज्म के ऊपर फिल्म बनाई। तो ऐसे जो कुछ विषय हैं उन पे फिल्में बनाना बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं प्राची आपको भी, आपकी इस जर्नी में, आपके इस सफ़र में आप भी लगातार अपनी यात्रा में आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत आभार आपका भी जया जी, और आपके दर्शकों का भी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, फ़न और सकाफ़त से भरपूर हमारा ये प्रोग्राम यहीं ख़त्म पसीर होता है। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे एक नए गुलदस्ते के साथ। तब तक हमको इजाज़त दीजिए। आदाब।